तो अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, यहाँ से। अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स देखा, और क्या देखा, बेसिक्स देखा था। और बेसिक्स में हम लोगों ने क्या देखा, लैटिट्यूड यानी जिसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, लॉन्गिट्यूड जिसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, फिर रोटेशन यानी कि जिसको घूर्णन कहते हैं, और रिवोल्यूशन जिसको परिक्रमण कहते हैं यानी परिक्रमा। तो ये चार चीज़ें हम लोगों ने बेसिक्स देख लिया, क्योंकि इनका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है, ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट, दिन और रात होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, सीजन्स यानी कि मौसम बदलते हैं। और लैटिट्यूड वो अक्षांश रेखाएं हैं जिसके आधार पर हम अर्थ को क्या देखते हैं कि सन की लाइट कहाँ तक मैक्सिमम जाती है स्ट्रेट और कहाँ तक नहीं जाती है, उस हिसाब से हम लैटिट्यूड का डिसीजन लेते हैं। अब हमने ले रखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। और लॉन्गिट्यूड जो हमने देशांतर रेखाएं देखी थी, तो वो हमने देखा था पोल से पोल के बीच को लेते हैं, और इसी से हम टाइम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और उसके जस्ट अपोजिट वाला 180 डिग्री पर जो है उसको हम लोग डेट लाइन कहते हैं, यानी कि उससे दिन यानी कि डेट निर्धारित होता है। इतना करने के बाद अब हम लोग एक्चुअल अपना फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करेंगे, जो है जिसको हम लोगों ने नाम दिया था क्लाइमेटोलॉजी। क्या लिखा था, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। और अब अर्थ के अंदर का जो स्ट्रक्चर वगैरह है ना, जैसे होना चाहिए जियोमॉर्फोलॉजी में बिग बैंग थ्योरी वगैरह, अर्थ का लाइफ और इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ की लेयर, क्रस्ट, मेंटल कोर, तो वो सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह वो सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। यहाँ बस मुझे इसका कंसेप्ट फिर से क्लियर करना था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ बताया है। असल में अब हम लोग की जो शुरुआत होगी वो क्लाइमेटोलॉजी से शुरुआत होगी। और इस क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहले जो हम लोग एक्चुअल में इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, अपने क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट। और क्लाइमेट का मतलब किससे जुड़ा जाता है, वो जुड़ जाता है एटमॉस्फेयर से। किससे जुड़ जाता है, एटमॉस्फेयर से। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली पूरा का पूरा अपने एटमॉस्फेयर के बारे में ही पढ़ेंगे कि ये एटमॉस्फेयर कैसा, इसका क्या कंपोजिशन होता है, कितने लेयर में डिवाइड होता है, उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। और इसी से हम लोग का क्या होता है, हीट वगैरह डिसाइड होता है कि कितनी गर्मी पड़नी है, ये ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। यानी कि वेदर, मौसम, क्लाइमेट सब कुछ यहीं पर समझेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। एक्चुअल में हम लोग का जो पहला टॉपिक हो क्लाइमेटोलॉजी में, वो टॉपिक है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको समझते हैं। तो पहले तो देखिए, मैंने आपको जियोमॉर्फोलॉजी में बताया था कि हुआ क्या था, एटमॉस्फेयर बना कैसे। कि पहले अर्थ क्या थी, एक गैसियस पार्ट में थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि चारों तरफ क्या था, अर्थ में सब कुछ यानी कि सब कुछ गैस के फॉर्म में था, कुछ भी सॉलिड नहीं था, सब कुछ गैस था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमने देखा कि टेम्परेचर लॉस हुआ। क्या देखा कि धीरे धीरे हमने देखा कि टेम्परेचर लॉस हुआ। जब टेम्परेचर लॉस हुआ तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई था वो क्या हो गया, वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड के बाद फिर वो किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। तो ऐसे करते करते एक समय आया कि मैक्सिमम चीजें अर्थ पर क्या हो गई, सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, ठीक। और जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई तो उनके पास क्या था, उनके पास एक फोर्स था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, हर दो चीजों के बीच में आपस में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो जब सब कुछ सॉलिड हो गया
तो उनमें भी आपस में क्या था, फोर्स था। अब कुछ गैसें जो थी, अब ये गैसें जो थी ये भागने लगी। क्या कर लगी, भागने लगी। जब भागने लगी तो जिसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं थी वो क्या हो गई, वो चारों तरफ उसके रुक गई। मतलब इस तरह से समझिए कि पहले एक गैसियस फॉर्म, यानी कि चारों तरफ क्या था, एक गैसियस फॉर्म में एक गोला था, यानी गैस का एक गोला था। ठीक, इस गैस के गोले से क्या हुआ, रेडिएशन लॉस। रेडिएशन लॉस मतलब विकिरण हुआ, हीट क्या हुई, लॉस हुई, विकिरण हुआ। जब विकिरण हुआ तो ये सब गैसियस फॉर्म क्या किस में कन्वर्ट हो गए, ये गैसियस फॉर्म कन्वर्ट हो गए लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। लेकिन इस वक्त भी इसका टेम्परेचर लगभग लगभग कितना था, 8000 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। इस वक्त तो लाखों डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा होगा। ठीक है, अब जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गए तो हमें पता है कि यहां से जो गैसेज होंगी वो क्या करेंगी, इस्केप करेंगी, भागने की कोशिश करेंगी। ये क्या है, ये ग्रीन कलर की, ये है गैसेज। ये इस्केप यानी कि भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गैसेज क्या करेंगी, इस्केप करेंगी, ये भागने की कोशिश करेंगी। और जो लिक्विड के अंदर यहाँ पर जो मटेरियल हैं उनमें क्या शुरू हो जाएगा, इनके अंदर शुरू हो जाएगा सेडिमेंटेशन, यानी कि जो भारी है वो केंद्र की तरफ जाएगा और हल्का वाला ऊपर होगा। तो हमें पता ही है लिक्विड में सेडिमेंटेशन होता है, तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें गैसेस से मतलब है। तो ये सारी गैसेस क्या करेंगी, अब यहां से भागने की कोशिश करेंगी। लेकिन अब मैंने क्या बोला, जब भागने की कोशिश करेंगे तो इनके पास एक फोर्स है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये लिक्विड और ज़्यादा कूलिंग होगा। इसका क्या होगा, और कूलिंग होगा, यानी कि हीट और रेडिएट करेगा। कूलिंग होते होते यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक सॉलिड का गोला बन जाएगा। बाहर का हिस्सा क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। क्या हो गया, बाहर का हिस्सा सॉलिडिफाई हो जाएगा। और ये जो गैसेज है, ये गैसेज इसके चारों तरफ इस तरह इकट्ठा हो जाएंगी। कौन सी गैसेज, इफ क्या होगी, इफ, या ऐसे लिखिए, ये जो स्केप वेलोसिटी है ना, गैसेस क्या कर रही हैं, स्केप कर रही हैं, यानी कि भागने की कोशिश। तो इफ स्केप वेलोसिटी क्या होगी, लेस देन, सॉरी, अरे हाँ, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए कि अगर मान लीजिए भागने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी के बराबर हो तो वो तो भाग जाएगा। लेकिन जिसकी वेलोसिटी, लिखिए, बट इफ वेलोसिटी लेस देन स्केप वेलोसिटी, जिसकी भी वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी से कम। अब स्केप वेलोसिटी आपको बताया जा रखा है कि हम जब भी कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं हम क्या कहते हैं, एक स्केप वेलोसिटी पर उसको पहुंचाते हैं, उसके बाद ही ना वो अर्थ से की ग्रेविटेशन से छोड़कर चला जाता है। तो कभी भी आप देखिएगा, कोई भी जब भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं रॉकेट, तो उसको लॉन्च करने के बाद उसको पहले अर्थ के चारों तरफ घुमाना शुरू करते हैं, अर्थ के चारों तरफ उसको रिवॉल्व करवाते हैं। और रिवॉल्व करवाते हुए जब उसकी वेलोसिटी को हम इस कदर पहुंचा देते हैं कि वो स्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए, तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर यानी अर्थ के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाती है। तो ये गैसेज यहां से भागना शुरू की। भागने के समय जिनकी वेलोसिटी इस गुरुत्वाकर्षण यानी इस ग्रेविटेशन से को भाग के जाने के बराबर थी, इसके वेलोसिटी के बराबर, वो तो भाग गई। लेकिन जिनकी वेलोसिटी कम थी वो इस तरह से चारों तरफ क्या हो गई, इकट्ठा हो गई। और यही जो गैसेज इकट्ठा हो गई इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। यही हमारा वायुमंडल है।
तो ये है वायुमंडल के बनने की कहानी, कि पहले सब कुछ गैस में था। आज हम लोग ये कहते हैं ना कि अर्थ का ये मेंटल है, ये क्रस्ट है, ये कोर है, पहले सब कुछ गैस था। जैसे जुपिटर क्या है, सब कुछ गैस है, वहाँ कुछ भी सॉलिड में नहीं है। वैसे ही हमारे पास भी कुछ भी सब कुछ गैस था, लेकिन अचानक में ऐसा हुआ कि रेडिएशन शुरू हुआ। हमें पता है कि हीट लॉस होना ही होना है, तो हीट लॉसेज हुआ, हीट लॉस हुआ तो ये गैसियस फॉर्म में क्या हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हुए। लेकिन जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है वो तो अभी भी गैस में रहेंगे ना। अब सोचिए आप यहाँ पर अभी अस्प हो, इस अर्थ पर अगर आप हो तो कोई चीज जैसे मेल्ट हो रही है, तो कोई चीज 1000 डिग्री पर मेल्ट होती है, जैसे आयरन 700-800 डिग्री पर क्या होता है, लिक्विड बन जाता है। उससे भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो तो क्या बन जाएगा, गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो गैसेज हैं वो तो इस 30 डिग्री टेम्परेचर में भी तो गैस में है। इसका मतलब है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। अगर 10 डिग्री भी रहेगा तो भी वो मेल्ट कर जाएंगी। लेकिन अगर जीरो या माइनस में ले जाए, जैसे कि नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं, तो नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रीज करने क्या -4 डिग्री -5 डिग्री पर ले जाना पड़ता है टेम्परेचर, यानी -4 -5 पे वो क्या होंगी, सॉलिड में बन जाएंगी। तो अभी तो अर्थ के चारों तरफ टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 17-18 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये सब क्या रहेंगे, गैस के फॉर्म में रहेंगे। तो वही, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम था वो तो गैस में रहा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था वो क्या हुआ, लिक्विड और सॉलिड में बन गया। तो गैसेज क्या हुई, चारों तरफ इस ग्रेविटेशनल फोर्स के चारों तरफ क्या हो गई, रुक गई, क्योंकि उनकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं थी। तो वही जब गैसेज लेयर वाइज इकट्ठी हो गई, उन्हीं गैसेज के लेयर को हम आज के डेट में किस नाम से जानते हैं, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल किसी ने नाम नहीं दिया, जब हमने इसके बारे में पढ़ा जाना तो हमने नाम दे दिया कि ये हमारे अर्थ के चारों तरफ एक गैसेज की लेयर है, उस लेयर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। ये कोई भगवान का दिया हुआ या कोई नेचर का नाम नहीं, ये हमारा दिया हुआ नाम है। नेचर ने, अगर मान लीजिए अर्थ को हम अर्थ नहीं कहते, कोई और नाम देते तो हम उसके नाम से पढ़ते। एटमॉस्फेयर को एटमॉस्फेयर ना कहे कुछ और देते तो उसके नाम से पढ़ते। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ना कहे कोई और नाम दिया जाए तो उसके नाम से पढ़ते। ये सब तो क्या है, ये सब तो नाम दिया गया है हमारे और आपके द्वारा, यानी कि साइंटिस्टों के द्वारा। तो जो नाम दे दिया गया, भाई कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसका कोई नाम होता है क्या, लेकिन जब उसके माँ बाप उसको कोई नाम दे देते हैं तो पूरी दुनिया उसको उसी नाम से जानती है, वही उसकी पहचान बन जाती है। तो वैसे ही एटमॉस्फेयर जब बना तो इंसानों के बनने से करोड़ों साल पहले बना हुआ था। लेकिन जब इंसान आए तो इंसानों के अंदर चुल हुई कि देखो हमें पता करना है, हमें ढूंढना है कि ये सब क्या है। तो जब चुल मची तो किसी ने इसके बारे में पढ़ा तो उसने कह दिया दिस इज द एटमॉस्फेयर। हमारे हिंदी में उसको हमने कह दिया तो वायुमंडल है, वायु का मंडल, यानी कि ये सब गैसेज हैं, वायु मतलब गैसेज, वायु का एक लेयर है, उसको हमने कह दिया वायुमंडल। ठीक है, इस तरह से एटमॉस्फेयर बना। तो एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। तो लिखिएगा, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज blanket. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. तो हमारी धरती चारों तरफ से एक गैस का ब्लैंकेट यानी कि गैस की चादर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। फिर कहा गया कि भैया गैस की चादर है तो इसमें क्या 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 है, हो सकता है एक ही गैस हो या हो सकता है कई तरह की गैस हो। तो कहा गया कि दिस, लिखिएगा, जब इसके बारे में पढ़ा तो पता चला दिस इन्वॉल्विंग या इन्वॉल्पिंग मिक्सचर
ऑफ गैसेज, यानी कि ये पूरे के पूरे गैसेज के मिक्सचर हैं, यानी कई तरह की गैसेज हैं। और गैसेज कंटेन्स, क्या कंटेन्स मेनी सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स कलेक्टिवली कॉल्ड, क्या एरोसोल्स। तो ये याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि ये एरोसोल्स क्या है, क्या है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है ट्रू एंड फॉल्स में कि ये एरोसोल्स क्या होते हैं। तो आपको याद रखना, एरोसोल्स कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो सॉलिड सॉलिड के रूप में क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं भाई, धूल उड़ती है ना, इतना कंस्ट्रक्शन सब कुछ क्या डस्ट पार्टिकल्स हैं। और ये भी हमें पता है कि वाटर वेपर यानी लिक्विड फॉर्म में भी है भाई। पेट्रोल हवा इवेपोरेट होके उड़ गया तो गैस, लेकिन है तो लिक्विड ना। एयर क्या इवेपोरेट हो गई, सॉरी क्या कहते हैं, ये पानी इवेपोरेट हुआ तो वाटर वेपर बना, है तो लिक्विड ही। तो ये जो सॉलिड और लिक्विड को कलेक्टिवली मिलाकर कहते हैं, यानी गैसेस के अलावा जो कुछ सॉलिड और लिक्विड हमारे एटमॉस्फेयर में है उसी को हम लोग एरोसोल कहते हैं। एक्सेप्ट गैसेज एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन आवर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज द एरोसोल। ठीक है, और भी इसमें लिखिए। तो और क्या है, इट कंटेन्स, इट मतलब कौन, एटमॉस्फेयर, इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेज, लाइफ गिविंग गैसेज लाइक, कौन सा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खत्म तो सब खत्म, फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, वेयर एज सॉरी वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अर्थ एटमॉस्फेयर और क्या काम करता है, और क्या चीज़ होता है। तो एटमॉस्फेयर का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो लिखिए, मतलब ये तो गैसेस का है, और भी इम्पॉर्टेंट काम है, लिखिएगा। एटमॉस्फेयर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, एटीएम डॉट मतलब एटमॉस्फेयर। तो लिखिए, एटमॉस्फेयर कीप्स द अर्थ, यानी कि वायुमंडल हमारे पृथ्वी का तापमान, कीप्स द औसत तापमान, तो कीप्स द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर सस्टेनेबल by allowing incoming short wave solar radiation and trapping long wave terrestrial radiation and thus acts like a greenhouse, thus acts like a greenhouse। इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि अर्थ जो है, या अर्थ के ऊपर ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर क्या करती है, जो सन से
रेडिएशन, सन की लाइट से जो आता है उसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं, यानी कि विकर्णन। सन की लाइट हमारे पास कैसे पहुंचती है? रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है। हमें पता है कि हीट के ट्रांसफर होने के 3 तरीके हैं। एक है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। तो कंडक्शन में पता है हमें कि पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफर करते, जैसे आयरन में आयरन का एक हिस्सा गर्म करेंगे तो दूसरे हिस्से तक गर्मी पहुंच आती है, उसको कहते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन में हम जानते हैं कि पार्टिकल्स हीट लेकर चला जाता है और वहां पर फिर खाली जगह पर दूसरा पार्टिकल चला आता है। जैसे कि पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये पार्टिकल गर्म हुआ, ऊपर गया, दूसरा पार्टिकल यहाँ आया, तो ऐसे क्या बन जाती है, एक साइकिल बन जाती है। तो ये होती है कन्वेक्शन। और रेडिएशन में हम जानते हैं कि रेडिएशन में बिना मीडियम के जब हीट ट्रांसफर होती है तो उसको रेडिएशन कहते हैं। जैसे कि सूर्य से आने वाली रोशनी क्या है, रेडिएशन है। तो वही मैंने लिखा सोलर रेडिएशन। भाई सूर्य से आ रही है तो क्या हुआ, सोलर रेडिएशन। तो सूर्य से जब जो रोशनी आती है उसमें हमें पता है कि 7 तरह की रोशनी के कलर्स होते हैं, विबग्योर हमने पढ़ा है बचपन में। तो ये सब क्या है, वो सब की सब वेवलेंथ्स अलग अलग साइज की होती हैं। अल्ट्रा वायलेट्स भी होती हैं, इंफ्रारेड भी होती हैं। तो ये सब क्या होती है, अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट्स होती हैं। वो सब एक साथ जब मिक्स हो जाती है तो वही व्हाइट लाइट होती है, जो हम कहते हैं कि व्हाइट लाइट हम लोग रिसीव करते हैं। लेकिन हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, सिर्फ शॉर्ट वेव रेडिएशन को आने देता है। और जब वो शॉर्ट वेव रेडिएशन हमारे अर्थ पर आती है तो अर्थ के सरफेस से टकराकर जब वो लौटती है तो वो हो जाती है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और उसको वो रोक लेता है। तो वो जब रेडिएशन को रोक लेता है तो उसी रेडिएशन की वजह से क्या होता है, हीटिंग होती है। इसी वजह से हमारी अर्थ क्या है, एटमॉस्फेयर हमारा ग्रीन हाउस की तरह काम करता है कि हीट को आने देता है और हीट को जाने भी नहीं देता। इसी वजह से अर्थ हमेशा एक अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करके रख पाती है। और वो अर्थ का टेम्परेचर जो हमारे लिए सूटेबल होता है, वो टेम्परेचर मेंटेन किसकी वजह से होता है, हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। तो एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक एज ए ग्रीन हाउस, ठीक है ना। तो ये है हमारे एटमॉस्फेयर की खास जरूरी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यहां तक लिख लिया तो इसके आगे लिखिए।